हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां बांग्लादेश में हिंदू साधु की गिरफ्तारी पर बड़ी टेंशन। इस्कॉन ने भारत सरकार से मांगी मदद, मोदी सरकार से मांगी मदद। जी हां, जिसके बाद चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय का आया बयान। यूनुस को ऐसा घेरा है दोस्तों कि चिन्मय को छोड़ना ही पड़ेगा। बताएंगे कैसे। चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका कोर्ट में खारिज कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट में ही हिंदू नेता के समर्थन में लगाने लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, तनाव भरी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तानी सेना ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली इमरान खान को जान से मारने की। बताएंगे कैसे इमरान को जेल से दूसरी जगह शिफ्ट करने की जा रही है कोशिश। तो वहीं जंग का मैदान बना इस्लामाबाद, 4 सैनिक मारे गए और 100 से भी अधिक जवान हुए हैं घायल। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में हिंदू साधु की गिरफ्तारी पर बड़ी टेंशन। तो इस्कॉन ने भारत सरकार से मांगी बड़ी मदद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध का नेतृत्व कर रहे चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद टेंशन बढ़ती जा रही है। चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रमुख चेहरे हैं। इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को लेकर इस्कॉन ने बयान जारी किया है और उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार यानी पीएम मोदी से मदद मांगी गई है। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाकर यूनुस सरकार ने गिरफ्तार किया। इस्कॉन ने ट्वीट किया कि हमें परेशान करने वाली खबरें मिली है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना है। आगे कहा गया है कि इस्कॉन इस मामले में भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने का आग्रह करता है और बताता है कि हम एक शांति प्रिय भक्ति आंदोलन चलाने वाली संस्था है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा करे। साथ ही हम इन भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से हिंदू समुदाय की स्थिति बदहाल होती जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर और इस्कॉन के भारत सरकार से आग्रह करने के बाद विदेश मंत्रालय ने सबसे बड़ा बयान दिया और 2 टूक जवाब दिया है यूनुस को। कह दिया है कि हमला करने वाले आजाद घूम रहे हैं और हक मांगने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए हक मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। इसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। दोस्तों जैसे ही चिन्मय दास को गिरफ्तार करके अगले दिन उनको कोर्ट लेकर जाया गया यानी आज, और कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कोर्ट में ही उनके समर्थकों ने समर्थन में लगा दिए नारे। पूरे कोर्ट में ही बता दिया कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे। जी हाँ, चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदू समूह सम्मिलित सनातनी जोत के नेता भी हैं। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक कोर्ट में जब उन्हें सजा सुनाई जा रही थी, इस दौरान उनके समर्थकों ने अदालत में ही उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं उनकी रिहाई के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं हिंदू। भारी तनाव देखने को मिल रहा है बांग्लादेश से। इस दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। हिंदू समुदाय के इन समर्थकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 50 से अधिक हिंदू समुदाय के लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं तो हम उस चीज को फील नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी इससे भी बुरी है। अब आप समझ सकते हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, जो लोग देखते हैं, सिर्फ वही ब्रेकिंग न्यूज बनती है। उसके अलावा एकांत में उन हिंदू समुदायों के साथ क्या घटनाएं घट रही है, इसकी रिपोर्टिंग कोई नहीं कर पा रहा। और जब खुलेआम हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, वाकई में ये हर किसी के खून को खौला देने वाला हमला है दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार को वाकई में इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में जरूर लेकर जाना चाहिए और यूनुस सरकार को घेरना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस मुद्दा है और वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि यूनुस पर एक्शन होना चाहिए तो सामने लाइक का बटन है ताकि हमें सपोर्ट भी मिल जाए दोस्तों, तो जरूर दबाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच सके और देख सके कि कैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो वीडियो के लास्ट में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां क्या इमरान खान की जान को है खतरा, पाकिस्तानी सेना के साथ डील कराएगा यूएई। आईएसआई ने बनाया बड़ा प्लान दोस्तों। खबर है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने संयुक्त अरब अमीरात से यानी यूएई से उसकी सेना और इमरान खान के बीच चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख के खिलाफ अलोकप्रिय भावनाओं के कारण हस्तक्षेप से मना कर दिया। इमरान खान के करीबी सहयोगी डॉक्टर सलमान अहमद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके और इमरान खान के बीच मध्यस्थता के लिए यूएई से संपर्क किया है। कथित तौर पर इस मुद्दे पर आईएसआई का एक प्रतिनिधिमंडल यूएई में था। शुरुआती संकेतों के मुताबिक यूएई पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ सहयोग करने का इच्छुक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और सऊदी दोनों को लगता है कि पीडीएम और सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर विफल कर दिया है। इतना ही नहीं, इमरान खान की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि इमरान खान बनीगाला में शिफ्ट नहीं होंगे। सूत्रों ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है और पाकिस्तानी सेना उन्हें जान से मारना चाहती है। सोमवार को इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बलों और इमरान खान के समर्थकों के बीच में झड़पें हुई हैं और झड़प भी ऐसी हुई है कि अब तक 4 सैनिक मारे जा चुके हैं, 100 से अधिक जवान घायल हुए हैं, कुल 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और कईयों समर्थकों को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जी हाँ, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के 4 जवान और पुलिस के 2 कर्मी मारे गए। हिंसा में 100 से अधिक सुरक्षा कर्मी घायल भी हुए हैं। सरकारी मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी। इस हिंसा के सरकार ने राजधानी में सेना तैनात करने के साथ ही आदेश दिए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर एक वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से पाकिस्तान रेंजर्स के 4 अधिकारियों की मौत हो गई और उनके 5 अन्य कर्मियों एवं पुलिस के कई अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही साथ बता दें, इस हिंसा के बाद में अमेरिका ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि दोनों हो गए पानी पानी। जी हाँ, पाकिस्तान में हजारों लोगों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाले जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के अधिकारियों से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का आदर करने तथा देश के कानूनों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया और ये आह्वान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने किया। साथ ही साथ बता दें, क्या युद्ध में गेम चेंजर या फिर सफेद हाथी, बता दें रशिया ने ऑफर किया सबसे तेज सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर TU-160M। क्या भारत के लिए है ये फायदे का सौदा? बता दें, रशिया ने भारत को TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर देने की पेशकश की है। इस बम वर्षक के मिलने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन इसकी कीमत, रखरखाव और रणनीतिक असर पर भी भारत को विचार करना होगा। ऐसे में यह सवाल है कि व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस कहा जाने वाला TU-160M भारत लेता है तो ये उसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा या फिर ये इंडियन फोर्स के लिए सिर्फ एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा जो हर किसी से अलग तो होगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। बता दें, भारतीय वायुसेना मल्टी रोल फाइटर प्लेन पर ध्यान देती रही है। ऐसे में अगर भारत TU-160M खरीदता है तो ये रक्षा रणनीति में एक शिफ्ट होगा। इससे भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये विमान अपनी ताकत दिखाएगा। भारत फिलहाल लंबी दूरी के हमलों के लिए सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। इन विमानों की रेंज और क्षमता TU-160M जितनी नहीं है। TU-160M परमाणु क्षमता वाली KH-101 और KH-102 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है जो इसे खास बनाता है। लेकिन भारत के लिए जो सोचने वाली बात है वो है इसकी कीमत। इसकी कीमत काफी ज्यादा है क्योंकि चीजें सिर्फ खरीदने से ही नहीं होती है दोस्तों, उसके रखरखाव और ट्रेनिंग पर भी क्या खर्चा आएगा वो भी जोड़ना होता है और अगर ऐसा खर्चा देगा तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है ये भारत को। जी हाँ, अगली खबर बता दे, रूसी हथियार हासिल करना चाहता है क्या पाकिस्तान? पुतिन के तानाशाह दोस्त पहुंचे इस्लामाबाद। भारत के लिए बहुत बड़े ही खतरे की है ये खबर। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई का दौर और ज्यादा भीषण हो गया है। यूक्रेन जहां लंबी दूरी की मिसाइलों रूसी इलाकों पर हमला कर रहा है, वहीं मॉस्को की सेना भी नई किलर मिसाइलों से यूक्रेनी इलाके में तबाही मचा रही है। इस लड़ाई में रशिया का सबसे बड़ा करीबी बेलारूस बनकर उभरा है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको अक्सर परमाणु युद्ध के खतरे की धमकी देते रहते हैं। लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और नाटो को धमकाते रहते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच लुकाशेंको अब पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं जिस पर यूरोप के नाटो देशों की भी नजर है। वहीं भारत भी इस दौरे पर करीबी नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि बेलारूस पाकिस्तान को लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने में मदद कर सकता है या कर रहा
कहा है, जो नई दिल्ली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, कई पाकिस्तानी विश्लेषक ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीवी का इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी पश्चिमी देशों के इशारे पर किया जा रहा है। इस यात्रा के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लुकाशेंको के पाकिस्तान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। लुकाशेंको ने पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के साथ मुलाकात के बाद गाजा संकट पर समन्वय का आह्वान किया और इस संकट के शांतिपूर्ण तरीके हल पर जोर दिया। साथ ही साथ बता दें, युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा समाधान। जयशंकर ने इटली से इजरायल को दे दिया बड़ा संदेश। आतंकवाद हो या बंधक बनाने जैसी घटनाएं या फिर ऐसी घटनाओं में निर्दोष नागरिकों की मौत, भारत इन घटनाओं का सख्त विरोध करता है। इटली यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने का समर्थन करता है और दीर्घकालिक रूप से द्विराष्ट्र समाधान का पक्षधर है। उन्होंने आतंकवाद, लोगों को बंधक बनाने और सैन्य अभियानों में नागरिकों की मौत की निंदा भी की। तो वहीं आपको बता दें, शपथ लेते ही इन 3 देशों पर लगाऊंगा भारी शुल्क, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या भारत भी इस लिस्ट में शामिल है या नहीं, आपको बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% और चीन की वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जानकारी दी कि वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन 3 देशों पर शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, हजारों लोग मेक्सिको और कनाडा से होकर आ रहे हैं और अपने साथ कई अपराध और मादक पदार्थ ला रहे हैं। अभी मेक्सिको से आ रहा हजारों लोगों का कारवां हमारी वर्तमान खुली सीमा से होकर आता है। 20 जनवरी को अपने कई पहले कार्यकारी आदेशों में से एक के रूप में मैं मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूंगा और चीन पर भी भारी शुल्क लगाऊंगा। यानी कि दोस्तों, भारत का नाम इन्होंने अभी तक नहीं लिया है, जो वाकई में भारत के लिए अच्छी ही खबर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं भारत पर भी भारी शुल्क लगाऊंगा, क्योंकि भारत भी हम पर शुल्क लगा रहा है। लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी तक भारत का नाम तो नहीं लिया है। हो सकता है 20 जनवरी के बाद जब वो प्रॉपर तरीके से कुर्सी पर बैठेंगे उसके बाद अपना असली रंग दिखा सके, लेकिन फिलहाल इन्होंने भारत को लेकर कुछ भी नहीं कहा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अब थम जाएगा युद्ध, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुई सहमति। नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक में आज लेंगे फैसला। जी हां, इजरायली सेना ने लेबनान में नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन 1 अक्टूबर को शुरू किया। यह ऑपरेशन सीमित लक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके लगभग 2 महीने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, जिस पर इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने इस पर सहमति जताई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीज फायर एग्रीमेंट को बीते दिन सोमवार को ही तैयार कर लिया गया है। इसके बाद आज होने वाली इजरायली नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि इजरायली सेना ने सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह के सभी प्रमुख ठिकानों को नष्ट करने की भी कोशिश की। वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन की सेना फिर से बरपा रही है कहर। यूक्रेन पर पूरी रात ईरानी ड्रोन से हमला। जी हां, यूक्रेन पर रशिया ने बीती रात जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन की ओर से बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ओर से पूरी रात 188 ड्रोनों के जरिए हमले किए गए। इन हमलों में कई अहम इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में भी लोगों को हमलों का शिकार होना पड़ा है। कीव में भी सायरन बजते रहे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रात में हमला हुआ और दुश्मन देश ने ड्रोन्स दागे हैं। इन ड्रोन्स के अटैक में कई इमारतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है कि ये हमले ईरान में बने शाहेद ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, क्या भारत से डरते डरते चीन जा रहे हैं नेपाल के पीएम ओली। अच्छे संबंधों की दिलाई याद। जी हां, पड़ोसी मुल्क नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए चीन जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का उन्हें भरपूर एहसास हो रहा है। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने भारत से अपने अच्छे संबंधों की दुहाई दी है। भारत से अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वे चीन में किसी भी प्रकार का लोन से संबंधित कोई समझौता नहीं करेंगे। ओली 2 दिसंबर को चीन का दौरा करेंगे। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल के पड़ोसी देश भारत के साथ भी ऐसे ही मैत्रीपूर्ण संबंध है जैसे चाइना के साथ है। उन्होंने नेपाल के आर्थिक विकास के लिए दोनों देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि उन्होंने अतीत में सबसे पहले चीन का दौरा करके परंपरा तोड़ी थी, लेकिन उनका चीन कार्ड खेलने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से दे दिया इस्तीफा। शिवसेना ने कहा पीएम मोदी और शाह का फैसला हमें स्वीकार्य है। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने शिंदे से नए सीएम के शपथ ग्रहण तक
कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद इस पद के लिए कौन होगा, इस पर सस्पेंस जारी है। राजभवन जाने के दौरान शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी थे। निवर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पूछे जाने पर केसरकर ने कहा कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री उसकी पार्टी से हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी फैसला लेंगे हम सभी को स्वीकार्य होगा। शिवसेना नेता ने कहा कि शिंदे ने वरिष्ठ नेताओं मोदी और शाह का स्पष्ट संदर्भ से कहा है कि वो जो भी फैसला लेंगे उनको स्वीकार्य होगा। जी हाँ, बहरहाल पूरा चांसेस है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे, लेकिन क्या होगा यह आधिकारिक फैसला नहीं है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो चांसेस है वो हमने आपको बता दिया है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का सीएम, कमेंट में अवश्य बताइएगा। देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितनी सच साबित होती है और जनता की क्या राय है सीएम को लेकर। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। अगली खबर बता दें, दिल्ली में सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी, केजरीवाल से लड़ने की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम ही वक्त बाकी है और पार्टी की ओर से अलग अलग रणनीतिक तैयारी की जा रही है। एक और जहां दिल्ली में महाराष्ट्र वाले फार्मूले को लागू करने की चर्चा है, जिसमें लाडली बहना योजना जैसी स्कीम शामिल है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही मैदान में उतर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करने की सफल रणनीति को जारी रखना चाहता है। इस रणनीति से पिछले एक साल में हुए कई राज्यों के चुनावों में पार्टी को फायदा हुआ है। बीजेपी ने एक साल के भीतर संपन्न हुए महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने के पीछे कई कारण है। ये रणनीति अन्य राज्यों में लागू की गई सफल रणनीति के जैसे ही है। इससे आंतरिक मतभेदों को रोकने में मदद मिलती है और चुनावी फोकस व्यक्ति केंद्रित अभियानों के बजाय नीतिगत मुद्दों पर रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी झंडा गाड़ पाएगी, क्या अपना विजयी घोषित कर पाएगी अपने आप को? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा, क्योंकि ये थी अभी तक की सारी बड़ी खबरें और कैसी खबर लगी बताना मत भूलिएगा। और अंत हो ही चुका है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। मिलता अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।